हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास जो होने वाला है वो होगा आपका टेस्ट नंबर आपका 41। जी हाँ, हम लोग 40 टेस्ट अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग 1.5 महीने से आप सभी का क्लास चल रहा है, बिल्कुल रेगुलर चल रहा है। और अभी तक एक 40 टेस्ट अगर कंप्लीट कर लिए हैं, जितना आपको करवाया गया है अगर आप उतना भी कर लेते हैं ना, तो आप निश्चित ही मतलब कि ये आप एग्ज़ाम जो है क्रैक कर लीजिएगा। कोई भी उस समस्या उसमें नहीं होगा। जितना पीडीएफ आपको दिया जा रहा है, जितना आपको नोट्स वगैरह दिया गया है ना, तो अगर इतना भी आप कर लेते हैं तो आपको कोई समस्या आगे नहीं होने वाली। आपको कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर इतना आपको ले लेते हैं तो। ठीक है, अगर पीछे वाला टेस्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारा जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ आप जुड़ जाइए। वहाँ पर सभी टेस्ट आपको क्रम से मिल जाएगा, उसका पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, सब चीज़ हमको मिल जाएगा। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों 75 सामान्य अध्ययन का प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर रीजनिंग का सवाल देखेंगे और मैथ का भी सवाल देखेंगे, जो काफ़ी संभावित प्रश्न है। आपको आए एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना है। यहाँ पर हम बिहार से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, कुछ मैथ का प्रश्न देखेंगे, रीजनिंग का प्रश्न देखेंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग भी आपको थोड़ा बहुत पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर इतना आप करते चलते हैं दोस्तों तो आपको इससे बाहर एग्ज़ाम में आने का कोई भी चांस नहीं है। डेली आपका क्लास होता है 9 बजे से। इसमें जुड़ने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 7857824310। आप इसमें जुड़ने के लिए, सारा पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, ये मैं आपको आगे बता देता हूँ थोड़ा सा। ये है हमारा प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और व्हाट्सएप ग्रुप भी इसी नंबर से है 7857824310। आपको करना क्या है कि आपको एक बार है ना, सिर्फ एक बार 351 रुपये का पेमेंट करना है। उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए आपको पीडीएफ, वीडियो और नोट्स मिलते रहेगा ग्रुप में। ये जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें तो आपको जो पेमेंट करना है वो इसी नंबर पर करना है 7857824310। फ़ोन पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। आपके पास जो भी हो इस नंबर पर करके स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना है। और हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप स्क्रीनशॉट ज़रूर से ज़रूर भेज दीजिए, ताकि हम उसको वेरीफाई करके आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है दोस्तों करियर परिवार, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाला जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न पर। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको हम खोपड़ी में छेद करने वाले हैं सभी प्रश्नों को। चलिए पहला प्रश्न आज देखते हैं कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। जी हाँ, इसके बारे में मैंने एक बार और बताया था कि जो हमारा संविधान है वो बनकर के तैयार हो गया था। आपको 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। ठीक है, और इसको बनने में जो समय लगा था वो लगा था आपको 2 साल 11 महीना और 18 दिन। ये समय आप याद रखिएगा, आपको बार बार पूछा जाता है। 2 साल 11 महीना और 18 दिन ये लगा था संविधान को बनने में। ठीक है, संविधान बनकर के कब तैयार हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू कब हुआ तो 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी 1950 को। पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था और उस समय भी कुछ कुछ लागू हुआ था है ना, लेकिन जो पूर्ण रूप से लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था हमारा संविधान। ठीक है, और संविधान जो बना था तो उसमें टोटल अनुच्छेद कितना था तो 395 अनुच्छेद था, 22 भाग था आपका और 8 अनुसूची था। ठीक है, ये था आपको जब संविधान बना था उसमें याद रखिएगा, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 उसमें अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो गया है कि जो अनुच्छेद हो गया है वो लगभग 500 के आसपास हो गया है अनुच्छेद, और भाग जो है वो आपका 22 ही है, लेकिन जो अनुसूची है वो आपका पहले 8 था लेकिन अब हो गया है 12। ये भी बढ़ गया है आपका, तो ये चीज़ अभी आप याद रखना है। चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है। जी हाँ, हमारा जो संविधान है उसमें जो हमारा देश है, भारत देश है, महान देश है, इसका किस नाम से उल्लेख किया गया उसमें। तो अगर आप अनुच्छेद 1 पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप अनुच्छेद 1 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत यानी कि इंडिया क्या है, भारत यानी कि इंडिया राज्यों का संघ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए।
ठीक है, यानी कि उसमें भारत और इंडिया नामों से उल्लेख किया गया है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं आपका 78 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। जी हाँ, भारत का जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 52 में। ठीक है, 52 में राष्ट्रपति के पद से संबंधित वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है ऐसे 52 से लेकर के 62 तक इसका वर्णन किया गया है ना। लेकिन अगर सिर्फ पूछा जाए कि राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद कितने में है तो 52 में है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति जो चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं दोस्तों, वो राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य रहते हैं, उसमें लोकसभा के भी निर्वाचित सदस्य रहते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य उसमें शामिल रहते हैं। तो 78 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, और निर्वाचित सदस्य, ये आप जरूर से जरूर गौर कीजिएगा, निर्वाचित सदस्य रहते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, तो उसमें राज्यसभा के भी सदस्य रहेंगे, लोकसभा के सदस्य रहेंगे और राज्य विधानसभा के भी सभी सदस्य रहते हैं। ठीक है, उसमें सभी सदस्य रहते हैं, लेकिन इसमें क्या रहेंगे तो सिर्फ निर्वाचित सदस्य रहेंगे, है ना, क्योंकि राज्यसभा में 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो वो भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है, बार बार कन्फ्यूजन होता है, ये चीज़ एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना है कि इसमें 2 जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे कि एक है आपका दिल्ली, है ना, एक है आपका दिल्ली और एक है आपका पुदुचेरी। ठीक है, एक है आपका पुदुचेरी और एक है दिल्ली। तो ये दोनों जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि यहाँ भी विधानसभा है, एक 2 मात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ विधानसभा है और यहाँ के भी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, आंसर हो गया आपका आंसर नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं आपका 79। कह रहा है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए। जी हाँ, लोकसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो आपका उम्र कम से कम 25 साल होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, कम से कम 25 साल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्यसभा के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, तो राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 होनी चाहिए। ठीक है, और लोकसभा के लिए 25 होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री बनता है कोई व्यक्ति, प्रधानमंत्री अगर कोई व्यक्ति बनता है तो आपको ऑप्शन में दे सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। तो अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो 30 वर्ष, अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो 25 वर्ष। अगर पूछ दिया एग्जाम में कि न्यूनतम कितना होना चाहिए तो आपको 25 मारना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम, लेकिन अधिकतम की कोई सीमा नहीं है यहाँ पर। अधिकतम आप 80 साल के बूढ़ा भी बन सकता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो अधिकतम की कोई भी यहाँ सीमा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ न्यूनतम की सीमा रखी गई है 25 साल, है ना, अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, और अगर पूछ दिया राष्ट्रपति बनने के लिए तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 होना चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए भी 35 होना चाहिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका 80 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि 1936 में बिहार में जमींदार के सत्ताधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वो कौन सा आंदोलन था। जी हाँ, 1936 में एक आंदोलन हुआ था जमींदारों के विरुद्ध, है ना, सत्ताधिकार की नीति के विरुद्ध हुआ था। और ये जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन का नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन है आपको एका आंदोलन, मोपला आंदोलन, गोंड आंदोलन और बक्स आंदोलन। देखिए बक्स नहीं है यहाँ पर, बक्स कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा आप सुधार भी लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, है ना। यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, बक्स। ठीक है, यहाँ पर ब आधा ख और स। ठीक है, बक्स आंदोलन ये हुआ था आपको 1936 में दोस्तों, और ये हुआ था, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी नंबर, हुआ था बिहार में। ठीक है, तो बिहार वाला पर थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। मोपला विद्रोह जो हुआ था ना, ये आपको केरल में हुआ था। ठीक है, मोपला विद्रोह कई बार पूछा गया है, केरल में हुआ था, याद रखिएगा। अगला है 81 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है। जी हाँ, संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है वो किसके पास है, तो आंसर क्या होगा बताइए। सभी लोग फटाफट अपना अपना कमेंट करते चलिएगा, 81 का आंसर क्या होगा।
81 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, हाँ, अंतिम व्याख्या करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद कितने में है, तो याद रखिएगा 1, 2 का 4 है ना, 1, 2 का 4 गाना सुने हैं तो 1, 2 का 4। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अनुच्छेद कितने में है, तो 76 में है। राष्ट्रपति का पद अभी आपको बता दिए 52 में है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है 52 से लेकर के 62 तक वर्णन किया गया है राष्ट्रपति के बारे में, और पद वर्णन किया गया है 52 में। ठीक है, याद रखना है। अगला चलते हैं आपका 82 नंबर, कह रहा है कि राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। जी हाँ, जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, है ना, तो इसको जो शपथ दिलाया जाता है दोस्तों, वो कौन दिलाता है, तो वो दिलाते हैं आपको, कहाँ गया, कौन दिलाते हैं बताइए सभी लोग। 4 ऑप्शन दिया गया है, 82 का क्या होगा। तो इनको जो शपथ दिलाया जाता है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपको। और मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, कमेंट करके बताइए। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा, कमेंट करके आप बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट चलते हैं आपका 83 नंबर, कह रहा है कि बिहार में 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। जी हाँ, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 7 मार्च 2005 को। तो वो ये किसके द्वारा लागू किया गया था। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए जो राष्ट्रपति शासन है ये कितने अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो 356। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल है। ठीक है, एक तो हो गया आपको राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात जो है 352 में वर्णन किया गया है, राष्ट्रपति शासन 356 में है, और वित्तीय आपात जो है वो 360 में है। ये तीनों अनुच्छेद आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है। बिहार में लगा था 7 मार्च 2005 को, और ये लगाया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अभी तक राष्ट्रीय आपात भारत में 3 बार लग चुका है, राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार लग चुका है, लेकिन वित्तीय आपात अभी तक एक भी बार नहीं लगा है ना। वित्तीय आपात भारत में एक भी बार अभी नहीं लगा है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 84 कि जिला योजना समिति का सभापति होता है। जी हाँ, जिला योजना समिति का सभापति कौन होता है। चलिए ऑप्शन देखिए और खट से इसका जवाब दीजिए। जिला परिषद का अध्यक्ष, जिलाधिकारी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला पंचायत पदाधिकारी। ठीक है, 84 का आंसर क्या होगा बताया जाए। 84 का आंसर क्या होगा बताया जाए। देखिए, जिला योजना समिति का जो सभापति होता है वो जिला परिषद का अध्यक्ष होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 85 नंबर दोस्तों कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। भारत में अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा जो विरोध किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो मराठा के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ गया है कि सबसे ज़्यादा जो विरोध हुआ था वो मराठा द्वारा ही किया गया था आपका। चलते हैं अगला प्रश्न कि हरियाली योजना संबंधित है। बताइए कि हरियाली योजना जो है ये किससे संबंधित है, मृदा प्रबंधन से, वायु से, या फसल प्रबंधन से, या फिर जल प्रबंधन से। हरियाली योजना जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है बताइए। देखिए, हरियाली योजना की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 27 जून 2003 को, या लिख लीजिएगा 27 जून 2003 को इसकी स्थापना हुई थी हरियाली योजना की। और ये किससे संबंधित है, तो नाम ही है आपका हरियाली, तो क्या होगा आपका, जल प्रबंधन से। ठीक है, जल प्रबंधन से। आप फसल मत मार दीजिएगा, फसल हरा हरा होता है, जल प्रबंधन से है आपका। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है आपका कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। जी हाँ, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इसकी स्थापना कब हुई थी। चलिए जल्दी से देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका जवाब दीजिए। 87 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1906 को इसकी स्थापना हुई थी आपका। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये सभी बिहार से संबंधित है, ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15 अगस्त 1906। नेक्स्ट है कि विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। और ये सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय का भी काफ़ी योगदान था, है ना। और विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा समाप्त किया गया था, उस समय विलियम बेंटिक थे।
तो ये समाप्त जो किया गया था दोस्तों, ये कब किया गया था, ये ईस्वी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 88 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1929 ईस्वी, यानी कि सी नंबर, याद रखिएगा। ठीक है, 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, और 1929 में सती प्रथा का अंत किया गया था, समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है आपका 89 की फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1939 ईस्वी में, है ना। और ये किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये किया गया था आपका। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, यानी कि 89 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 90 नंबर। 90 कह रहा है कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय, यानी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय की जो स्थापना किस वर्ष हुई थी, क्योंकि ये तीनों विश्वविद्यालय जो है स्थापना एक ही साथ हुआ था, और ये कब हुआ था ये आपको बताना है। 90 का क्या होगा, 90 का हो जाएगा दोस्तों 1890 का आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी कि 1857 में हुआ था आपका। ठीक है, ठीक है, 1857 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच के आधार पर ही लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर ही ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना की गई थी। आपका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं आपका 91 नंबर। चलिए दोस्तों 91 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे। जी हाँ, बताइए, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे, क्या होगा 91 का आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट जवाब दीजिए, बताइए सभी लोग 91 का आंसर क्या होगा, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, 91 का आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका प्रश्न नंबर है आपका 92 कि बिहार में अलग प्रांत, जी हाँ, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्वकर्ता कौन थे। देखिए 1911 में आपका आंदोलन हुआ था और 12 में बिहार जो था वो आपको बंगाल से अलग हो गया था आपका, है ना, और इसी वजह से हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। तो ये आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे आपको ये बताना है। तो 92 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सभी लोग बताइए कमेंट करके 92 का आंसर क्या होगा। जी हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा। और ये वही सच्चिदानंद सिन्हा है जिन्होंने प्रथम जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा के। ठीक है, जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी आपको 9 दिसंबर 1946 को, है ना, 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक होती है और उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। फिर दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न आपका 93 नंबर, कह रहा है कि बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ, तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि 1923 ईस्वी में 93 का। ठीक है, 93 का आंसर हो जाएगा 1923 में। आपको बताना है कि स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था स्वराज पार्टी की स्थापना। देखिए असहयोग आंदोलन चला था, आपको 1920 में शुरुआत हुआ था असहयोग आंदोलन, और 1922 में जाकर के असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था चौरी चौरा कांड के वजह से, और उसके बाद ही स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 94 नंबर की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था। जी हाँ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था वो हुआ था 1857 का। ठीक है, 1857 का जो ये संग्राम था इसको कहा जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और इसमें जो बिहार के जो प्रमुख नेता थे वो थे वीर कुंवर सिंह, यानी कि इनका जो जन्म हुआ था वीर कुंवर सिंह का, ये हुआ था इनका जन्म जगदीशपुर में, यानी कि आरा के बगल में पड़ता है, और 13 नवंबर 1777 को इनका जन्म होता है और इनकी जो मृत्यु होती है दोस्तों 26 अप्रैल 1858 को।
ठीक है। 26 अप्रैल 1858 इनकी मृत्यु याद रखिएगा, वो भी जगदीशपुर में ही हुआ था मृत्यु। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए नंबर। नेक्स्ट है आपका 95, कह रहा है कि 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ किया गया था। जी हाँ, तो जो हमारा जो संविधान बनने के लिए जो तैयार हुआ, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, किनकी अध्यक्षता में जो हमारा संविधान बना है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है, आप देख लीजिए 4 ऑप्शन, इसको पढ़ के जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। आंसर क्या होगा, आपके पास 2 सेकेंड का समय है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए अभी आपको बताए थे ना कि 9 अगस्त को प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की। 9 अगस्त को प्रथम बैठक हुई थी, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 अगस्त को चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। जो ये अस्थायी थे, अस्थायी नहीं थे, लेकिन जब दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर को, ठीक है, यहाँ पर अगस्त लिख दिया है दोस्तों, इसको दिसंबर कर लीजिएगा, है ना, यहाँ दिसंबर में हुआ था, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को हुआ था दूसरी बैठक, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है 9 अगस्त वाला, ठीक है, 9 दिसंबर वाला, है ना, यहाँ अगस्त नहीं दिसंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप सच्चिदानंद सिन्हा कर लीजिएगा। और लग रहा है मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप बताइए, अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे दिसंबर ही हमें लग रहा है कि दिसंबर ही हुआ था आपका, ठीक है, ज़्यादा करके दिसंबर ही लग रहा है, नहीं तो मैं अगले क्लास में इसको कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 96 नंबर की, भारत में 75वें स्वतंत्रता दिवस। जी हाँ, जो 75वें स्वतंत्रता दिवस अभी मनाया गया, और इस समारोह की थीम क्या है, अभी मनाया कहाँ गया है, अभी तो 22 चल रहा है ना, अगस्त में मनाया जाएगा, है ना। 75वें स्वतंत्रता दिवस आपको 15 अगस्त 2022 को मनाया जाएगा। और इसका जो थीम है वो थीम क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, बताइए 96 का आंसर क्या हो जाएगा। 96 का आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट कीजिए अपना अपना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, है ना, आंसर हो जाएगा डी नंबर, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ठीक है, नेशनल नहीं नेशन, है ना, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 97। प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना है। जी हाँ, भारत का पहला पूछ रहा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ISO सर्टिफाइड है ये PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन, वो उसका नाम क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सभी लोग अपना अपना कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, आंसर नंबर ए, ठीक है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। चलते हैं अगला 98 नंबर। 98 कह रहा है कि बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया था। जी हाँ, राजकीय पक्षी हमारा कौन सा है, तो गौरैया है ना, हमारा राजकीय पक्षी गौरैया। राजकीय पशु कौन सा है, तो बैल। राजकीय मछली कौन सा है, तो मछली आपका मांगुर मछली है, ठीक है। राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो जो बरगद का वृक्ष है वो अब पीपल का वृक्ष, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, है ना। तो ये कलरव का जो आयोजन किया गया था, ये कहाँ किया गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 98 का आंसर नंबर हो जाएगा आपका जमुई में किया गया था आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 99 नंबर। 99 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया E9 पहल, यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया है ये E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है, पर्यावरण से है, ऊर्जा से है, शिक्षा से है, या फिर स्वास्थ्य से है। तो E9 पहल का जो संबंध जो इसका संबंध जो है दोस्तों, वो शिक्षा से संबंधित है आपका। किससे है, शिक्षा से है। इसको किसने शुरू किया, तो यूनेस्को ने शुरू किया, याद रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो बताइए सभी लोग, इसका मुख्यालय कहाँ है, कमेंट करके सभी लोग को बताना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 100 नंबर, ठीक है। 100 नंबर यानी कि हम लोग शतक लगाने वाले हैं। कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई। जी हाँ, किस राज्य सरकार के द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। 4 राज्य का नाम है, आप कमेंट पढ़िए और जल्दी से जवाब दीजिए, आपके पास समय है ना। तो बाजरा मिशन की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों, वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने
किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। कुछ कुछ यहाँ पर करेंट अफेयर भी हम डाले हैं और काफ़ी आज का सेट अच्छा है ना। तो किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत किया गया था? भारत, जर्मनी, जापान या फिर सऊदी अरब? क्या होगा 101 का दोस्तों? 101 का क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि भारत सरकार के द्वारा हरित ग्रिड पहल की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है आपका 102 नंबर, कह रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? जी हाँ, ये क्या है? तो दुनिया का भी है ना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो बताइए कि दुनिया की सबसे बड़ी है ये तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण जो किया गया है वो किस नदी पर किया गया है? बताइए, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा या फिर ताप्ती? तो 102 का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी पर किया गया है। ठीक है, नर्मदा नदी पर किया गया है। और ये नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये आप याद रखिएगा, नर्मदा नदी जो निकलती है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली ये सबसे बड़ी नदी है। इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट और ये जा करके खंभात की खाड़ी के पास गिर जाती है और ये ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? बताइए तो सभी लोग। महाबलेश्वर से। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो नासिक से, त्र्यंबकेश्वर गांव से। ठीक है, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ताप्ती नदी भी आपको मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 103 नंबर, कह रहा है कि इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इटली ने किया है दोस्तों, भारत में किया है, पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना किया है और ये कहाँ किया है? 103 का क्या होगा? 103 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि गुजरात में किया है। जी हाँ, गुजरात में किया गया है आपको। नेक्स्ट चलते हैं आपका 104 नंबर प्रश्न, कह रहा है चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू किया है? जी हाँ, चीन पर हम इससे ज़्यादा निर्भर थे और चीन की निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI की पहल शुरुआत किया है? तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर ए और बी दोनों? क्या होगा आपका 104 का? तो 104 का हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आंसर नंबर डी, यानी कि इसमें जापान भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 105 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया। जी हाँ, जापान है तनिक वो, लेकिन है बहुत शक्तिशाली दोस्तों, है ना। उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, वो दूसरे देश से सामान खरीद करके बना करके फिर से बेच के कमा लेता है आपका। ठीक है, तो जापान के द्वारा जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो नाम देख लिए, थोड़ा सा नाम टेढ़ा टेढ़ा है। तियानहे, टाइटन, फुगाकू या फिर फुजित्सु के? तो 105 का क्या होगा बताइए? 105 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि फुगाकू उसका नाम है आपका, फुगाकू। जी हाँ, नेक्स्ट चलते हैं आपका 106 नंबर, कह रहा है कि भारत में पहली बार किस राज्य में मॉन्क फ्रूट की खेती शुरुआत की गई? जी हाँ, मॉन्क जो है एक प्रकार का फ्रूट है, यानी कि फल है। ठीक है, तो मॉन्क फ्रूट की जो खेती की शुरुआत की गई है, ये मॉन्क फ्रूट ऐसे चाइना वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है, भारत में भी इसकी खेती की शुरुआत की गई है और वो की गई है आपको हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। ठीक है, याद रखिएगा, कुल्लू मनाली सुने हैं ना नाम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 107 नंबर, कह रहा है कि किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? जी हाँ, किस राज्य में किया गया है और ये दुनिया का सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंसर क्या होगा आपका 107 का? ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन है आपका और इसको जल्दी से जवाब दीजिए। तो 107 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको मध्य प्रदेश में, यानी कि आंसर नंबर ए हो जाएगा। सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म खोज की गई है आपको। ठीक है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट चलते हैं आपका 108 नंबर। चलिए, अब आ गया आपका मैथ। ठीक है, अब आ गया आपका मैथ, अब इसको आप बनाइए। ठीक है, कह रहा है 6 संख्या है। ठीक है, 6 संख्या है, इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित की गई है। अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम। आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। बढ़ते मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गया। घटते मतलब 6 5 4 3 2 1। समझ गए? अब कह रहा है कि 6 जो संख्या है ना, इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। प्रथम 5 संख्या का औसत कितना है? 30 है, यानी कि
प्रथम 5 का औसत कितना है 30 है और अंतिम 5 का औसत है 25। तो प्रथम और अंतिम संख्या का अंतर कितना होगा? काफ़ी आसान प्रश्न है कि नहीं? आप कुछ भी मान सकते हैं 6 गो संख्या, ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। और उसके बाद प्रथम 5 को जोड़ दीजिए और उसका औसत है आपका 30, यानी कि प्रथम 5 का 30 और अंतिम 5 का है आपका 25। तो दोनों का अंतर कितना होगा? नहीं निकल जाएगा? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कितना आसान है आपका, बताइए कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? ठीक है, चलिए अब इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं और इसको आप तो प्रोसेस से भी बना सकते हैं, लेकिन प्रोसेस से बनाइएगा तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो प्रथम 5 संख्याओं का अंतर अगर आपसे पूछा जाए तो आपको प्रथम और अंतिम, है ना, प्रथम और अंतिम संख्याओं का अंतर पूछा गया ना आपको, तो प्रथम और अंतिम संख्या का अगर अंतर पूछा जाए आपसे तो इसको सिंपल करना है कि प्रथम 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। प्रथम 5 संख्या का योग हो जाएगा, आपको औसत दिया हुआ है 30, यानी कि 30 पचे कितना हो जाएगा 150, 30 पचे कितना हो जाएगा औसत इसका 150, और अंतिम 5 का कितना हो जाएगा 25 पचे 25 से यानी 125। ये दोनों को माइनस कर दीजिएगा, आ जाएगा आपको 25, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, प्रथम 5 को औसत है 30, यानी कि 30 पचे 150, और अंतिम 5 का है 25, यानी कि 25 पचे 25 से। अब ये दोनों को अंतर कर देना है, दोनों को अंतर कर देंगे, आ जाएगा 25, हो जाएगा आपका आंसर 25। बस सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। और यही तो आपको पूछ रहा था, यानी प्रथम और अंतिम, इससे प्रथम और अंतिम आपका निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर। और इतना भी नहीं, अगर इतना शॉर्ट में आप नहीं चलते हैं तो फिर 6 गो संख्या आप ले लीजिए, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, ए बी सी डी ई एफ तक मानना पड़ेगा ना, और प्रथम 5 को आप जोड़ दीजिए, उसका आंसर 30 निकाल दीजिए, फिर अंतिम का निकाल दीजिए, फिर वो बात वही पड़ेगा, ऐसे कीजिए या वैसे कीजिए, है ना, उतना ही आएगा आपको। ठीक है, वो थोड़ा सा लंबा होगा, ये थोड़ा सा आपका आसान हो गया। 30 पचे 150, 25 पचे 25 से दोनों को माइनस कर दिया, आ गया आंसर नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, आपका 109 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 66 दिन में कर सकते हैं, 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 66 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे? कैसे बनाएंगे इसको? देखिए यहाँ पर आदमी बराबर लड़का आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आदमी बराबर लड़का करना पड़ेगा, और करने के बाद ये आपको निकल जाएगा प्रोसेस से आपका। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं थोड़ा सा हम। देखिए कह रहा है कि 12 आदमी का काम जो है 24 लड़के का काम के बराबर है, यानी कि 12 आदमी या 24 लड़के दोनों 66 दिन में कर रहा है, यानी कि 12 आदमी जो है ना, 12 आदमी का काम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 24 लड़के का काम के बराबर, है ना, 24 लड़के के काम के बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, आगे कह रहा था आपको इसमें कहाँ गया, हाँ आगे कह रहा था कि 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। जी हाँ, तो 6 लड़के का काम हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, है ना, 6 लड़के का काम, 6 लड़के का काम कैसे निकलेगा? 6 लड़के का काम निकल जाएगा आपको 12/24 गुने 6, यानी कि यहाँ से निकल जाएगा आपको 3 आदमी, 6 चौक 24 और 4 तिया 12, यहाँ पर आ गया आपको 3। अब यहाँ से प्रश्न आप चल सकते हैं, आप मान लीजिए यहाँ पर कि माना 1 दिन लगते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा था कि 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो मान लीजिए कि 15 आदमी और 6 लड़का उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 1 दिन में करेंगे। ठीक है, कितने दिन में करेंगे? 1 दिन में करेंगे। अब आपको चलना पड़ेगा कि चूंकि 12 आदमी कितना दिन में कर रहा था स्टार्टिंग में, तो 12 आदमी जो था वो 66 दिन में कर रहा था आपको, तो 12 गुने यहाँ पर आप 66 करना पड़ेगा। ठीक है, 12 आदमी 66 दिन में कर रहा था, बराबर आप कीजिए। अब देखिए 15 आदमी यहाँ था और 6 लड़का बराबर यहाँ पर क्या आ गया था, 3 आदमी आ गया था, तो 15 गुने 15 प्लस न करना पड़ेगा, हाँ 15 प्लस 3, तो 15 प्लस 3 हो जाएगा, और कितना दिन में करेगा, तो 1 दिन में ये करेगा। यहाँ यही तो 1 आपको निकालना है, तो 15 दिन कितना हो जाएगा 18। अब देखिए 15 3 इधर हो गया आपको 18। अब देखिए ये नहीं कट जाएगा आपको, इसको अगर काटिएगा आपको 66 गुने 12 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 66 गुने 12 कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 792, 66 गुने 12 792 आ जाएगा, और इधर हो जाएगा 15 3 18। अब 18 से अगर इसको काटते हैं तो आपको कट जाएगा आपको 44 बार में, यानी कि 1 से बराबर आ जाएगा आपको 44, यानी कि 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 44 दिन में करेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक बार फिर से आप देख सकते हैं। ठीक है, कि कैसे आपको ये बनाना है। अच्छा, ये वाला था ना प्रश्न, नीचे वाला था। ठीक है, तो यहाँ पर आदमी बराबर लड़का बराबर आदमी कर दिए आप। ठीक है, और उसके बाद इसको प्रश्न अनुसार कर दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा।
चलते हैं हम अगले सवाल पर। काफ़ी आसान प्रश्न है आपका, परसेंटेज से है, और परसेंटेज से आपको एक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने एक घड़ी को 10% की छूट पर खरीदा। तो आप घड़ी मान लीजिए खरीदे और 10% क्या हो गया, छूट पर खरीदे, ठीक है। कह रहा है कि यदि वह 20% की छूट पर खरीदता है ना, आप 10% छूट पर खरीदे तो आपको कुछ छूट दिया होगा। मान लिया जाए कि आपको 20% के छूट पर आप खरीद लिए उसको, तो उस घड़ी 125 रुपये कम में मिलता है ना, यानी कि 20% और 10% का अंतर कितना रुपया आ गया, 125 रुपये आ गया। तो घड़ी का अंकित मूल्य नहीं निकल जाएगा, है कि नहीं। यानी कि 20% और 10% ये दोनों का अंतर कितना आ गया, 125 रुपया आ गया, आया ना। तो 100% बराबर कितना, यानी कि अंकित मूल्य पूछ रहा है, यानी कि 100%। तो 20 - 10 बराबर कितना हो गया, 20 - 10 बराबर कितना हो जाएगा, 10%। यानी कि 10% बराबर आ गया 125। तो 100% बराबर कितना, 10% बराबर 125, तो 1% बराबर 125/10। तो 100% बराबर इसे 100 से गुना कर दीजिए, 0 से 0, ठीक है। अब 0 से 0 खत्म हो गया। अब इसको आप गुना करके निकाल सकते हैं, यानी कि 1250 रुपया, 1250 रुपया उस घड़ी का दाम होगा आपका। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए दोनों का अंतर यहाँ सिंपल कर देना। यहाँ पर 10% छूट पर खरीद रहा था, फिर उसको 20% छूट पर मान लीजिए खरीद लिया, तो उसको 125 रुपया का क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। कम में खरीदेगा यानी कि बचत होगा ना भाई। तो दोनों का अंतर कितना हो गया, यानी कि 10% बराबर हो गया आपका 125। तो 100% बराबर कितना, इतना बटा 10 × 100, है कि नहीं, 10 × 10 = 100, यानी कि आ गया 1250 रुपया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 111 नंबर प्रश्न। 111 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, नाव वाला, और नाव वाला भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। कह रहा है कि 2 गो नाव है, ठीक है, 2 नाव है ए और बी, 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं कितना दूरी है, 108 किलोमीटर है, ए है, और इधर क्या है आपका, बी है, ठीक है। तो 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर रवाना होते हैं। एक इधर से चलता है और एक इधर से चलता है आपका, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलना शुरू कर देता है। कह रहा है कि शांत जल में, और ये जो पानी कैसा है, पानी बहुत ध्यान रखना है कि पानी कैसा है, तो पानी शांत है, पानी शांत है, पानी में धारा नहीं है। पानी कैसा है, शांत लिख दिया तो इसका मतलब पानी बिल्कुल शांत है। अब कह रहा है कि शांत जल में नाव ए और बी की चाल जो है 12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर। ए का कितना है 12 और बी का कितना है 15। ए का कितना है 12 और बी का कितना है 15 है। तो यहाँ पर सापेक्ष आगे हम थोड़ा सा बता देते हैं। फिर कह रहा है कि 15 है। फिर कह रहा है कि यदि ए धारा के अनुकूल तथा बी विपरीत दिशा में चल रही हो तो वे परस्पर कितने समय बाद मिलेगी। जी हाँ, कितने समय बाद वो दोनों मिलेगा। तो यहाँ पर हम ट्रिक से हम बनाते हैं दोस्तों कि नाव का सबसे पहले हम सापेक्षिक चाल निकाल लेते हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है, तो सापेक्षिक चाल कितना हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं सापेक्षिक चाल। तो सापेक्षिक चाल जो हो जाएगा, एक है आपका 12, एक है आपका 15, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपको 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया। दूरी आपको दिया हुआ 108 किलोमीटर। तो यहाँ पर समय बराबर नहीं हो जाएगा। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी कि दूरी कितना है 108 और समय कितना लग रहा है 27, यानी कि 27 चौक कितना हो गया टोटल से, यानी कि समय कितना लगेगा 4 घंटा। समझ गए ना। सापेक्षिक चाल यहाँ पर निकाल देना है और दूरी आपको दिया हुआ है ना, और यहाँ पर आपको चाल पता चल गया है। तो 27 से यहाँ पर भागा दे दीजिएगा, चाल से दे दीजिएगा भागा दूरी में, तो निकल जाएगा आपको समय। और यही समय तो आपको पूछ रहा था कि परस्पर कितने समय बाद वो मिलेगी, यानी कि 4 घंटे बाद वो मिलेगी। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, सिंपल है। पानी यहाँ पर शांत है तो टेंशन कम हो गया आपका। पानी अगर धारा रहता तो उसमें थोड़ा सा फिर जोड़ घटाव और भी करना पड़ता आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर है आपका 112 नंबर। 112 कह रहा है कि PQR मिलकर के एक टंकी को 40 मिनट में पूरी तरह से भर देता है। PQR 3 नल है ना। PQR क्या है, 3 नल है, और तीनों जो नल मिल करके एक टंकी है। अब टंकी में 40 मिनट में पूरा फुल कर दिया। अब कह रहा है कि QR मिल करके उसको 80 मिनट में भरेगा, तो P अकेला कितना समय में भरेगा। कितना सिंपल है कि नहीं। 3 आदमी मिल करके इसको 40 मिनट भर रहा है, 2 आदमी 80 मिनट में भर रहा है, तो P कितना समय में भरेगा। अब सिंपल क्या करना है कि तीनों आदमी मिल करके कितना भर रहा है 40 मिनट में, यानी कि 1/40। अब इसको माइनस कर देंगे कितना 1/80, 1/40 में 1/80 माइनस कर देंगे। अब जो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका, यानी इसको LCM ले लीजिएगा। तो LCM कितना आएगा इसका, चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, 1/40 माइनस 1/80। अब ये तीनों में से ये दोनों को माइनस कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा।
है कि नहीं। ये तीनों में से दो को माइनस कर देंगे तो पीने निकल जाएगा, तो निकल जाएगा 80 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, यानी कि यहाँ पर 2, यहाँ पर हो गया 1, यानी कि 2 में से गया 1/80, यानी कि कितना समय लगेगा, तो 80, तो कितना समय लगेगा दोस्तों, 80 मिनट लगेगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 80 मिनट लगेगा आपको भरने में, किसको, तो पी को। ठीक है, बस दोनों माइनस कर देना है, निकल जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपका 113 नंबर। चलिए अब आ गए हम लोग रीजनिंग पर, और काफ़ी मज़ा आने वाला है रीजनिंग का प्रश्न। चलिए देखिए, दिख रहा है ना, अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोग थोड़ा सा अपना क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। चलिए, कह रहा है कि ए जो है बी से छोटा है। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाना है। हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर ये एरो ऊपर है तो इसका मतलब ऊपर जो भी रहेगा वो बड़ा रहेगा, जो नीचे रहेगा वो छोटा रहेगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि ये जो है बी से बड़ा है, ए क्या कह रहा है, बी से बड़ा है, यानी कि बी से बड़ा है कौन, ए। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा और मैं स्पेस ले लेता हूँ। ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है। अब ये ए को ऊपर रखे, यानी कि बी से ऊपर है तो इसका मतलब ये बड़ा है, ठीक है, लंबा है, बस ये ध्यान रखिएगा। ये ऊपर है तो इसका मतलब बड़ा है, बी नीचे है तो इसका मतलब छोटा है। तो ये जो है बी से, सॉरी उल्टा हम देख ली दोस्तों, है ना। ए जो है बी से छोटा कह रहा था, और सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया। कह रहा है कि ए जो है वो बी से क्या है, छोटा है, यानी कि ए को नीचे रखेंगे, बी को ऊपर रखेंगे, बस सिंपल उल्टा कर देंगे। कह रहा है कि लेकिन सी से लंबा है, ए जो है लेकिन बी से छोटा है, लेकिन सी से क्या है, लंबा है, तो सी को नीचे रखेंगे और यह आ जाएगा बीच में। अब कह रहा है कि डी जो है वो ए से छोटा है, डी जो है वो ए से छोटा है, यानी कि ए से आपका नीचे आ जाएगा। और कह रहा है कि लेकिन सी से लंबा है, जो डी है वो ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। आ गया आपका डी अपनी जगह पर। अब कह रहा था कि ई जो है बी से छोटा है, ई कह रहा है कि बी से छोटा है, यानी कि ई आपको यहाँ पर आएगा, और बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, तो ए से लंबा हो गया और बी से छोटा हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो सबसे छोटा कौन सा आ गया, सबसे नीचे जो रहेगा वो सबसे छोटा रहेगा, जो सबसे ऊपर है वो सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे नीचे में कौन है, सी है, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सी क्या है, सबसे छोटा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो इसको एक बार फिर से बैक करके देख लीजिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। जो नीचे है उसको छोटा रखिएगा और ऊपर वाले को बड़ा रखिएगा, बस ऐसे करके आप सजा लीजिएगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार का हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 114 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि पिता माता से 5 वर्ष बड़े। जी हाँ, फादर और मदर वाला आ गया क्वेश्चन आपको, बेटा वाला। ये क्वेश्चन हमेशा आयु वाला क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसको करना कुछ नहीं है, बस एकदम सजा देना है जैसे जैसे कह रहा है आपको, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे सजाते चल जाना है आपका। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं 114 नंबर प्रश्न। जी क्या कह रहा है, हम इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि जो पिता है वो माता से 5 वर्ष बड़े हैं, ठीक है। कह रहा है कि माता की आयु भी लड़की से 3 गुनी है। अब माता की आयु जो है वो लड़की से कितना है, 3 गुनी है। अब लड़की की आयु अभी कितना दे दिया, देखिए यही चीज़ तो दे दिया आपको, कितना बढ़िया चीज़ दे दिया है, लड़की, है ना, यानी कि गर्ल, जी मान लीजिए, जी लिख दिए लड़की का, और लड़की का आयु दे दिया है कितना, 10 वर्ष। और 10 क्या है, ये वर्तमान है, 10 क्या है, वर्तमान है, याद रखिएगा 10 क्या है, वर्तमान आयु है। तो ये दे दिया 10 साल वर्तमान लड़की का, तब माता नहीं निकल जाएगा, यानी कि मदर का कितना हो गया, 10 दिया 30 हो जाएगा, क्योंकि मदर का यहाँ पर लिख दिया है कि जो माता की आयु है वो लड़की से कितनी है, 3 गुनी है, माता निकल गया 30। अब क्या कह रहा है कि पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो फादर कितना हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे आपको 35, है कि नहीं, 5 साल बड़ा है, तो फादर हो गया 35। अब क्या पूछ रहा था कि पिता की आयु पुत्री के जन्म के समय क्या होगा, जन्म के समय कह रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, जन्म के समय, तो ये तो वर्तमान में निकल गया ना पिताजी का 35, ये तो वर्तमान में निकला पिताजी का 35, तो जन्म के समय यानी कि 10 साल माइनस कर देंगे। अभी इसकी बेटी की उम्र कितनी है, 10 साल, तो 10 साल इसमें अगर हम माइनस कर देते हैं पिता में, तो नहीं निकल जाएगा कि इसके जन्म के समय कितना होगा, 25 साल होगा पिताजी का। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, है कि नहीं, जैसे जैसे कह रहा था वैसे वैसे करते चलिए, आंसर आ जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका नहीं समझ में आया फिर से एक बार उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए आ गया रिलेशन वाला क्वेश्चन, और ये रिलेशन वाला क्वेश्चन आपको बार बार मैं बताता हूँ कि अपने ऊपर बैठा करके आप बनाइए, आपका खट से निकल जाएगा। अब जैसे जैसे यहाँ पर कह रहा है वैसी वैसी आपको यहाँ पर करते चलना है। तो क्या क्या कह रहा है इसको हम देख लेते हैं। कह रहा था कि एक्स जो है वाई का पति है, जैसे जैसे कह रहा है उसको लिखते चलिए। एक्स जो है वो क्या है, वाई का क्या है, ये पति है, ठीक है। चलिए लिख दिए, एक्स जो है वाई का पति है। थोड़ा सा समय लगता है लेकिन ये बन जाएगा आसानी से। कह रहा है कि डब्लू जो है वो एक्स की पुत्री है, डब्लू जो है, डब्लू को हम यहाँ लिख देते हैं मान लिया जाए, और एक्स की क्या है, ये पुत्री है, ठीक है।
डब्लू जो है वो एक्स की पुत्री है। ठीक है, अब कह रहा था कि जेड जो है वो डब्लू का पति है। जेड मान लेते हैं यहाँ पर, ये डब्लू का क्या है, तो ये पति है। ठीक है, चलिए इसको भी लिख दिए। ठीक है, डब्लू जो है वो जेड जो है वो डब्लू का पति है। फिर कह रहा था कि एन जो है वो जेड का पुत्र है। एन हम यहाँ पर मान लेते हैं, और जेड का ये क्या है, पुत्र है। ठीक है, ये जेड का क्या है, एन का पुत्र है। अब कह रहा है कि एन का वाई से क्या संबंध है, एन का वाई से, वाई देखिए यहाँ पर ये है आपका। ठीक है, चलिए हम कलर थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कलर को थोड़ा सा चेंज कर लिए, यानी कि एन का पूछ रहा है वाई से क्या संबंध है। अब क्या करेंगे, अब इसको अपने ऊपर बैठा लीजिए, अपने ऊपर बैठा लीजिए। ये पति है, मान लीजिए कि आप हैं, ये मान लीजिए एक्स क्या है, आप हैं, तो आपके ये क्या हो जाएंगे, आपकी मैडम हो जाएगी वाई, है ना, आपकी वाई क्या है, मैडम है। अब देखिए आप पति हैं, आपकी पुत्री है, ये डब्लू क्या है, आपकी पुत्री है। आपकी पुत्री का पति यानी कि आपके दामाद जी, आपके दामाद का पुत्र यानी कि आपका नाती है कि नहीं। अब इसका क्या हो जाएगा, नतनी हो जाएगा ना दोस्तों, यानी कि पुत्र, वाई की क्या लगेगी, नतनी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, है कि नहीं। आप इसको रिलेशन में बैठाइए, आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, नतनी हो जाएगा, आंसर नंबर डी। ठीक है, इसको अपने रिलेशन पर बैठा लीजिए। मान लीजिए कि ये आप हैं, आपकी पुत्री के पति, आपके पति का फिर पुत्र, सॉरी आपके दामाद का पुत्र, आपके पति का नहीं, आपके दामाद का पुत्र, फिर आपके पत्नी को क्या लगेगी, तो नतनी लगेगी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर, यहाँ पर नाती ऐसे देना चाहिए, नतनी दिया है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 116 नंबर। तो देखिए रिलेशन वाला क्वेश्चन को आप अपने रिलेशन पर बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा खट से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 116 नंबर, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि आप देखिए ये दिशा वाला प्रश्न है। दिशा वाला क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो दिशा का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। इधर होता है आपका ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। ये चीज़ तो आपको पता है ना, कि पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण है। ठीक है, तो कह रहा है कि अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है। दक्षिण और पश्चिम यानी कि दक्षिण पश्चिम यानी कि ये वाला कोना में, है कि नहीं, दक्षिण पश्चिम यानी कि यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं, ये वाला कोना में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम की ओर मुँह करके कविता जो है 15 मीटर चलती है। ठीक है, इसको 15 मीटर हम चला दिए। अब कह रहा है आगे, ठीक है, अब क्या आगे कह रहा है, इसको आप ध्यान से देखिए। फिर उत्तर की ओर मुँह करके 12 मीटर चलती है। यहाँ से उत्तर चलेंगे कितना, तो 12 मीटर। ठीक है, उत्तर की ओर मुँह करके 12 मीटर चलती है। कह रहा है कि वह अपने घर से जो उसका प्रारंभिक स्थान था कितनी दूर पर है। चली थी कहाँ से, तो यहाँ से चली थी, है ना। इसको मैं पेन को चेंज करता हूँ। चली थी कहाँ से, यहाँ से। अब देखिए इतना, यहाँ आ गया 15 यानी कि दक्षिण पश्चिम, और फिर ये उत्तर की ओर चली 12। तो ये पूछ रहा था आपको कि ये वाला कितना होगा। जी हाँ, ये कितना होगा, तो ये है 15 यानी कि कर्ण हो गया 15, ये हो गया लंब 12, तो आधार कितना हो जाएगा आपका, 9 नहीं होगा, है कि नहीं। आधार कितना होगा, 9 होगा। आप निकाल सकते हैं, बराबर है कितना होता है 144, और 9 नवा कितना होता है 81, तो कितना हो जाएगा 4 1 5 8 4 12 2 2 5 यानी कि 15 15 है 225, है ना। लंबा स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर नहीं पढ़े हैं, तो आंसर निकल जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। फिर से इसको देख लीजिए। कह रहा कि कविता जो है 15 मीटर चलती है, किधर चलती है, तो दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। तो मानते हैं ये बिंदु है, यहाँ से चलेगी दक्षिण पश्चिम, है कि नहीं। कितना चलेगी, तो 15 मीटर चलेगी। फिर कह रहा है कि उत्तर की ओर मुँह करके 12 मीटर चलती है, तो फिर उत्तर की ओर 12 मीटर चल गई। तो अब पूछ रहा था कि ये दूरी कितना है, तो ये दूरी आपका निकल जाएगा कितना, तो 9 हो निकल जाएगा, है ना। अब इसको बैठा दीजिएगा पाइथागोरस पर, है ना। 12 स्क्वायर जोड़ 9 स्क्वायर बराबर 15 स्क्वायर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 9 नंबर। ले चलते हैं, आपका अगला प्रश्न है 117 नंबर। कह रहा था कि अशोक जो है दोस्तों दक्षिण की ओर तरफ, अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ का। ये भी देखिए दिशा वाला सवाल है, तो अशोक को हम चला देते हैं किधर, दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर चल गया बेचारा 8 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, नीचे दक्षिण होता है और ऊपर उत्तर होता है ना, और इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि पश्चिम की ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर चला। ये दक्षिण में 8 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम की ओर मुड़ा और कितना चला, तो ये 3 किलोमीटर चला। चलो बेटा चलो, 3 किलोमीटर चल दिया। कह रहा है कि वह फिर उत्तर की तरफ मुड़ गया, उत्तर की तरफ मुड़ करके 5 किलोमीटर फिर से चला। तो 5 किलोमीटर इसको फिर से चला दिए, है ना, उत्तर की ओर फिर से 5 किलोमीटर चला। कह रहा है कि अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ गया। बताइए, ये पूर्व दिशा की ओर फिर से मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला, यानी कि इस लाइन पे सट गया होगा। 3 किलोमीटर चला, तो अशोक कह रहा है कि शुरू स्थान से कितनी दूर पर होगा। अब देखिए ये तो 5 किलोमीटर है, तो 1 मिनट पेन को मैं चेंज कर लेता हूँ।
ये 5 है आपका, तो ये भी कितना होगा, ये भी 5 होगा, है ना। तो ये टोटल कितना था, टोटल 8 था, जब ये 5 हो गया इतना तो ऊपर वाला कितना बचेगा 3। तो यही तो पूछ रहा था, ठीक है। ये 3 किलोमीटर बच गया। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि अशोक जो था शुरू हुए स्थान से किस दिशा में है, तो शुरू हुआ था यहाँ से, और अभी अशोक कहाँ है, यहाँ पर ही है अभी, तो ये किधर है, तो दक्षिण में ही है ना अशोक, अशोक दक्षिण में है। तो आंसर हो जाएगा आपका 117 का आंसर नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। 117 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपका 118 नंबर। 118 प्रश्न है कि भारत में कृषि को समझा जाता है, भारत में कृषि को क्या समझा जाता है दोस्तों, जीविकोपार्जन का साधन, या फिर एक व्यवसाय, या फिर एक व्यापार, या फिर एक उद्योग। 118 का आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि जीविकोपार्जन का एक साधन है ये, ठीक है। भारत में कृषि जो है एक जीविकोपार्जन का एक साधन है ना, क्योंकि यहाँ पर लोग बस खेती करते हैं, खाते पीते हैं, समाप्त हो जाता है आपका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, आपका निम्नलिखित में से कौन जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है श्वेत क्रांति। देखिए श्वेत क्रांति के बारे में पहले भी आपको कई बार बताया हूँ कि जो श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 13 जनवरी 1970, डेट याद रखना है, 13 जनवरी 1970 को ही थी। श्वेत क्रांति को ही कहा जाता है आपको ऑपरेशन फ्लड, नया ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड भी दे सकता है आपको, यहाँ पर दुग्ध क्रांति भी दे सकता है ना। ये दूध से संबंधित था, और ये जो संबंधित है वो है आपको वर्गीज कुरियन, क्योंकि वर्गीज कुरियन जो थे इसके जनक थे आपको, ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन, है ना। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं आपको, और एम एस स्वामीनाथन किसके जनक थे, तो ये थे आपको जो आपको हरित क्रांति हुआ था उसके जनक थे आपको एम एस स्वामीनाथन। अगला है कि झूम, जी हाँ काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपको, झूम, है ना, झूम बराबर झूम। चलिए तो झूम किसे कहते हैं बताइए, तो झूम किसे कहते हैं। देखिए झूम जो है ना एक प्रकार की कृषि है, झूम क्या है, तो एक प्रकार की कृषि है, और ये खास करके किया जाता है भारत में, तो मेघालय में, असम राज्य में, वो सब राज्यों में आपको देखने को मिलेगा कि झूम की कृषि। झूम की कृषि का ही एक अन्य नाम है दोस्तों कर्तन एवं दहन कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि इसी को कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पर के जो आदिवासी लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जंगल को क्या करते हैं, काट देते हैं, पहले कर्तन करते हैं यानी कि काटते हैं, फिर उसमें को क्या कर देते हैं, दहन कर देते हैं यानी कि जला देते हैं, ठीक है। और ये करने के बाद क्या होता है, जो राख बचता है उससे क्या हो जाता है, भूमि उपजाऊ हो जाती है, उसको खाद मिल जाता है, और फिर वहाँ पर वो खेती करते हैं, और फिर कुछ दिन के बाद जब ये खेती फिर बंजर हो जाता है तो उसको जगह छोड़ देते हैं, फिर दूसरे जगह पे जाकर के इस प्रकार की खेती करते हैं, उसी को कहते हैं कर्तन एवं दहन कृषि, या फिर झूम की कृषि उसको कहा जाता है, ठीक है। तो एक प्रकार की क्या है, ये खेती की पद्धति है, आपका आंसर याद रखिएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं आपका कि संगमरमर क्या है। जी हाँ संगमरमर, है ना, संगमरमर का जो उपयोग किया जाता है घरों में, तो ये संगमरमर है क्या, तो ये जो है दोस्तों ये कायांतरित चट्टान है। क्या है ये एक कायांतरित चट्टान है, आंसर हो जाएगा 121 का सी नंबर। देखिए चट्टानें जो होती है ना, जो पत्थर होता है, यानी कि जो ये 3 प्रकार की होती हैं। एक तो पहला जो सबसे पहले जिसका निर्माण होता है वो होता है आग्नेय चट्टान, वो होता है आग्नेय चट्टान का निर्माण, फिर होता है आपको अवसादी चट्टान का निर्माण, और लास्ट में जो होता है वो होता है कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने से और उसका अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, फिर अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने और इसके ताप एवं दाब की क्रिया की वजह से कायांतरित चट्टान में वो परिवर्तित हो जाता है आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका जो संगमरमर है वो हो जाएगा आपको कायांतरित चट्टानें हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप याद रखिएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, और एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों, जो संगमरमर है ये आपको चूना पत्थर का कायांतरण से बनता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो संगमरमर है ये किसके कायांतरण से बनता है, तो चूना पत्थर के कायांतरण से ये बनता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका 122 नंबर कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बारे में हम खोपड़ी में छेद करेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, उत्तरी गोलार्ध। अब गोलार्ध किसको कहेंगे, अब देखिए मान लीजिए ये है आपका पृथ्वी, पृथ्वी के जो ये बीचों बीच में 0 डिग्री है, बीचों बीच में क्या है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री के उत्तर वाले भाग को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, 0 के दक्षिण वाले भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। एक चीज़ क्लियर हो गया, उत्तरी गोलार्ध किसको कहेंगे, तो 0 के उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। क्वेश्चन था कि सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में भारत जो स्थित है वो कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और भारत के बीचों बीच से जो कर्क रेखा गुजरती है यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि ये कौन सी रेखा है, तो कर्क रेखा होकर गुजरती है भारत के बीचों बीच से। और
जो सबसे छोटा दिन होता है भारत में वो कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। कब होता है, 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। और याद रखना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 22 दिसंबर, यानी कि 122 का आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, जी हाँ, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो जब सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगी। कर्क रेखा पर लंबवत कब चमकती है दोस्तों, तो 21 जून को, है ना, याद रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो 21 जून को होगा। और सबसे छोटा कब होगा, तो 22 दिसंबर को होगा उत्तरी गोलार्ध में, याद रखना है, उत्तरी गोलार्ध में। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, दाग सकता है कि दक्षिणी गोलार्ध में, है ना, उत्तरी तो समझ गए, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा बताइए। तो दक्षिणी गोलार्ध में जब सबसे छोटा होगा, इसका मतलब जब सूर्य चमक रहा है कहाँ पर ही, 23.5 डिग्री साउथ में, यानी कि मकर रेखा पर, है ना। अब दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे छोटा दिन होगा वो होगा आपका 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होगा वो होगा आपको 22 दिसंबर को। इसीलिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन सा देश है जहाँ गर्मियों में, है ना, जहाँ पर गर्मियों में क्रिसमस डे मनाया जाता है, तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरती है मकर रेखा, और वहाँ क्या रहता है 22 दिसंबर को, गर्मी रहता है ना, इसीलिए वहाँ पर गर्मी में मनाया जाता है। और भारत में 22 दिसंबर को क्या रहता है, ठंडा रहता है ना। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जो पूछ रहा था कि जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा उत्तरी गोलार्ध में, तो 22 दिसंबर को होगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपको निकल करके आता है ना। ये डिटेल में पढ़ने वाला चीज़ है, एनसीईआरटी हम पढ़ाए हैं, वहाँ पर अगर आप जा करके देख सकते हैं। हमारा प्ले लिस्ट में हम मानचित्र के द्वारा पूरे ज्योग्राफी पढ़ा चुके हैं। आप हमारे प्ले लिस्ट में जा करके देखिए, वहाँ मानचित्र के द्वारा पूरे आपको ज्योग्राफी पढ़ाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका 123 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। जी हाँ, तो बिहार में एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और वो पड़ता है आपको पश्चिमी चंपारण में, और पश्चिमी चंपारण में ही है सोमेश्वर की पहाड़ी भी है, ये भी याद रखिएगा। कोई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है, तो सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वो है आपको पश्चिमी चंपारण में। और इसकी जो स्थापना होती है ना, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की, वो होती है आपका 1989 ईस्वी में, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं आपका अगला प्रश्न की 124 नंबर, कैमूर बक्सर जिले में किस मिट्टी की अत्यधिक विस्तार है। कैमूर और बक्सर जिला में देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि कैमूर जिला और बक्सर जिला कहाँ पड़ी है। तो कैमूर जिला, अगर बक्सर जिला आप देखते हैं बिहार के मानचित्र में, तो आपको यहाँ पर ही मिलेगा, है ना। कैमूर आपको और बक्सर आपको यहाँ पर ही मिलेगा। तो कैमूर और जो बक्सर है वो आपको यूपी से सटा हुआ राज्य है। तो यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी मिलेगी, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका 124 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको भांगड़ मिट्टी, है ना, यानी कि बांगड़ मिट्टी इसको कहते हैं, या फिर भागड़ इसको लिख दिया है आपको, बांगड़ यहाँ पर लिख दीजिए आप, है ना। बांगड़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। देखिए दो मिट्टियाँ जो खादर मिट्टी जो होती है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है जलोढ़ मिट्टी जो होती है दोस्तों, है ना, जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये दो प्रकार की होती है, एक होती है बांगर, एक होती है खादर। तो यहाँ पर वाला जो क्षेत्र है वो बांगड़ मिट्टी पाई जाती है। बांगड़ मिट्टी वैसी मिट्टी को कहेंगे ना जहाँ पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, यानी कि वो क्या है, ऊंचा वाला स्थान है, वहाँ पर बाढ़ का जो पानी है वो नहीं पहुँच पाता है। तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा ये उपजाऊपन इसमें कम होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है भांगड़ या फिर बांगड़ मिट्टी कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 125 नंबर का रहा है कि बिहार का वह कौन सा जिला जो है वो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करता है। देखिए यहाँ पर जितना प्रश्न है ना बिहार को ध्यान में रख करके किए हैं, और ये आपके लिए एकदम रामबाण है, समझ गए ना। तो ये बीपीएससी अगर जो लोग भरे होंगे उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, और जो अभी एग्जाम देने वाले हैं सभी एग्जाम के लिए बिहार के लिए ये काफ़ी फेमस एग्जाम है आपका प्रश्न है। नेक्स्ट है कि बिहार का वह जिला कौन सा है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल को दोनों को टच करता है, तो वो हो जाएगा आपको किशनगंज। किशनगंज आप देखिएगा अगर बिहार के मानचित्र में, तो यहाँ पर ही दिखेगा आपको किशनगंज, जो आपको पश्चिम बंगाल से कोई सीमा बनाता है और नेपाल से भी सीमा बनाता है आपका। नेक्स्ट चलते हैं आपका 126 नंबर कि बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ककोलत जो जलप्रपात है दोस्तों वो है नवादा जिला में, है ना। और ककोलत जलप्रपात जाना है अगर तो अभी चाहिए, मज़ा आ जाएगा, है ना। अभी जाइए, गर्मी की छुट्टी भी हो गई है, अभी जाइए ककोलत जलप्रपात, एकदम वहाँ पर आपको बर्फ़ जैसा पानी मिलेगा, एकदम ठंडा ठंडा पानी, आराम से नहाइए, है ना। जैसे कि राजगीर वाला कैसे गर्म कुंड है ब्रह्म कुंड वाला, है ना, गर्म गर्म पानी निकलता है, तो ठंडा दिन में नहाने में मज़ा आता है। तो नवादा में जो है दोस्तों ये ककोलत है, एकदम कूल ठंडा यहाँ पर पानी है आपको, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला चलते हैं आपका
127 नंबर प्रश्न, यहाँ पर आपको मिलान करना है। चलिए मिला दीजिए कि बिहार में सूची 1 में खनिज है, सूची 2 में उप्राप्त स्थान है, उसको संबंधित करना है, यहाँ पर कूट का प्रयोग करके मिलान करना है यहाँ पर। तो चूना पत्थर कहाँ निकलता है, मैग्नेटाइट कहाँ होता है, चीनी मिट्टी कहाँ होता है, बॉक्साइट कहाँ होता है। 127 का क्या होगा, 127 का आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर क्या होगा बताइए। देखिए चूना पत्थर जो होता है दोस्तों वो होता है आपको रोहतास में, ठीक है, आंसर ये आपका मिला हुआ है। मैग्नेटाइट जो होता है वो जमुई, आपने मिला लीजिएगा इसको। और चीनी मिट्टी जो होता है वो बांका में होता है, और बॉक्साइट जो होता है वो मुंगेर में होता है। इसको आप मिलान कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, क्योंकि बिहार में तो ज़्यादा होता नहीं है ये सब चीज़, है ना, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं कहीं होता है। चूना पत्थर आपको बिहार में काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, रोहतास वगैरह में, ठीक है। मैग्नेटाइट जमुई है, चूनी मिट्टी आपको बांका में है, बॉक्साइट आपको मुंगेर में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि बिहार के कितने जिले को अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। जी हाँ, बिहार जो अलग हुआ था, बिहार से झारखंड अलग हुआ था, कब अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। ये ईस्वी आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ना। उस समय आपको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और झारखंड राज्य बना था, 18 जिला को लेकर के झारखंड राज्य बना था आपको दोस्तों। 18 जिला मतलब कि बिहार से कट करके झारखंड बनाया गया था। जितने भी खनिज संसाधन थे सारे आपको झारखंड में चले गए, बिहार के पास कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट चलते हैं, आपका 129 नंबर की गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में चलिए हम आपको डिटेल से बता देते हैं थोड़ा सा कि जो हमारी जो गंगा नदी है ना, हमारी जो गंगा नदी है ये, एक मिनट, हमारी जो गंगा नदी है ये कहाँ से निकलती है बताइए। तो हमारी गंगा नदी ये रहा आपका मानचित्र। हमारी जो गंगा नदी निकलती है दोस्तों ये गंगोत्री से निकलती है। गंगा नदी जहाँ से निकलती है ना उसको गंगा नहीं कहते हैं। गंगा नदी जो है ये दो नदियों के मिलन से होकर के बनता है आपका। ये है आपका यहाँ पर उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड में दो नदी आती है आपको, एक आती है भागीरथी, एक आती है अलकनंदा नदी। और ये दोनों नदी जब मिलती है आकर के देवप्रयाग में, है ना, देवप्रयाग में आकर के मिलती है, और जब देवप्रयाग के बाद आगे गंगा नदी बढ़ती है तब इसका नाम पड़ जाता है आपको गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी कहीं से नहीं निकलती है, ये भागीरथी और अलकनंदा की दो मुख्य धारा है और उसके जुड़ने से बनती है गंगा नदी, ठीक है। देवप्रयाग के बाद इसका नाम पड़ता है गंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो गंगा जो नदियां हैं दोस्तों ये किधर की ओर बहती है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और नीचे दक्षिण है। तो इसको पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है, क्योंकि ये जहाँ से निकलती है ना ये पूर्व की ओर पूरा बहती है आपको, है ना, यानी कि उत्तराखंड से निकलती है, यूपी में जाती है, बिहार में जाती है, थोड़ा सा झारखंड में भी जाती है, पश्चिम बंगाल में जाती है, फिर बांग्लादेश में जाती है और जाकर के गिर जाती है कहाँ, तो बंगाल की खाड़ी में। यानी कि पूरा ये पूर्व की तरफ बहते बहते आपको बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं पूर्ववर्ती नदी। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, आपका 130 नंबर कह रहा है कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है। जी हाँ, डॉप्सन इकाई का जो प्रयोग होता है वो किस लिए होता है, जल्दी से बताइए। देखिए डॉप्सन का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो ये ओजोन परत की मोटाई मापन करते हैं, है ना। ओजोन परत जो है, ओजोन परत कहाँ है, तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में है, ठीक है, समताप मंडल में है आपको ओजोन परत, और इसकी जो मोटाई मापने में हम डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, जी हाँ, भूकंप आता है तो उससे भूकंप को रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 131 का आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि भूचाल यहाँ पर लिख दिया है, इसको भूकंप आप कर दीजिए, है ना, इसको भूचाल लिख दिया है, भूकंप कर लीजिए। तो भूकंप को मापा जाता है सिस्मोग्राफ, है ना, और किस स्केल पर, तो रिएक्टर स्केल पर आपको। नेक्स्ट है आपका 132 नंबर की तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, जो आप देखिए तेल जो होता है ना, आप पानी में फैलाइएगा तो थोड़ा एक बूंद डालिएगा ना पूरा पानी में फैल जाएगा, है ना, तो पूरा पानी पर वो फैल जाता है। क्यों फैलता है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी कि तेल का जो तल तनाव होता है, यानी कि पृष्ठ तनाव होता है, वो क्या होता है, पानी से कम होता है आपका, इसी वजह से ऐसा होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, आपका 133 नंबर की जब बर्फ पिघलता है तो क्या होता है। जी हाँ, जब बर्फ पिघलता है तो क्या होता है। जी हाँ, आयतन घटता है या आयतन बढ़ता है, या द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है। 133 का हो जाएगा कि आयतन जो है वो घट जाता है। इसी वजह से ना ठंडे के दिनों में आप सुनते होंगे कि जब मतलब ठंडे प्रदेशों में क्या होता है कि जब ये बर्फ़ जम जाती है तो जो पाइप होता है, नल जो पानी वाला जो पाइप होता है वो क्या होता है, फट जाता है। क्यों फट जाता है, क्योंकि ये जब जमता है ना तो इसका आयतन बढ़ जाता है, और जब पिघलता है तो ये घट जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका।
नेक्स्ट है 134 कि सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है। कठोर तत्व तो वो है आपको हीरा। जी हाँ, हीरा बहुत पसंद है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ये सर्वाधिक कठोर तत्व है आपका, आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। जी हाँ, आप खाना अगर बनाना हो, चावल बनाना हो, दाल बनाना हो, धो धा के चढ़ा दीजिए, आपको तुरंत 2 सीटी मारेगा, आपको तुरंत हो जाएगा 5 मिनट में। तो ये जल्दी क्यों पक जाता है, इसका कारण क्या है। कह रहा है ऑप्शन देख लीजिए कि अधिक दाब के कारण उबलते समय पानी का ताप कम हो जाता है, चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, या अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, या प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। क्या होता है, तो 135 का क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं आपका 136 नंबर। और दोस्तों अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको करना क्या है ना, इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको 7857824310 ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। आप इस पर 351 रुपये का पेमेंट करके आप हमारे इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, पूरा वीडियो प्राप्त कर सकते हैं पीछे वाले का, और आगे जो भी क्लास होगा उसका भी पीडीएफ और वीडियो आपको मिलते रहेगा। इसके अलावा आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो 351 आपको इस नंबर पर पेमेंट करना है। ये जो नंबर है हमारा फ़ोन पे, गूगल पे भी है, इस पर पेमेंट करके, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिएगा पेमेंट वाला, वहाँ पर आपको सर ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और सारा आपको पीडीएफ नोट्स वीडियो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये रहा प्रोसेस दोस्तों आपको हमसे जुड़ने के लिए। और डेली जो क्लास होती है वो 9 बजे से होती है, उसका भी लिंक आपको ग्रुप में ही जाता है, वहाँ से सभी लोग ज्वाइन कर लेते हैं। चलिए प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक रूप में सूखी बर्फ है। जी हाँ, जो सूखा बर्फ है ना, रासायनिक रूप में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ये होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 136 का आंसर नंबर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। जी हाँ, फॉर्मूला क्या होता है बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना। तो आप जल्दी से इसका कॉमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है, जल्दी से कॉमेंट कीजिए, 2 सेकेंड है आपके पास। तो आंसर क्या हो जाएगा, 137 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि CaSO4 × ½ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फॉर्मूला होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × ½ H2O। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अब मान लीजिए कि आप गोताखोर हैं, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है। जी हाँ, जो गोताखोर लोग होते हैं जो पानी में डाइव लगाते हैं, है ना, और वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ क्या मिला हुआ रहता है उसका, तो आंसर क्या होगा। 138 का फटाफट आप लोग कमेंट करते चलिए नीचे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हीलियम मिलाया जाता है उसमें, आंसर नंबर ए हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि बेकिंग सोडा, है ना, एक होता है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या है बताइए, कौन सा हो जाएगा इसमें बेकिंग सोडा। 139 ऑप्शन पढ़िए, फटाक से जवाब दीजिए दोस्तों। 139 आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट है आपको कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। बताइए कि किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या तांबा, किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो 140 का आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 1 होता है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है आपका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 141। कह रहा है कि मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। देखिए एक बार लगातार आप लोग एक तरफ से सभी लोग लाइक कर दीजिए। आप सभी के लिए दोस्तों दिन रात हम मेहनत करते हैं, आप लोग लाइक भी नहीं कीजिएगा, बताइए तो लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा थोड़ा सा। कह रहा है कि मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी का उपयोग किस लिए करते हैं, तो मधुमक्खी का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, वो आपका आंसर क्या हो जाएगा 141 का। ये क्वेश्चन कई बार बताए हैं, एपी कल्चर, है ना, एपी कल्चर ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। सेरी कल्चर जो है वो रेशम पालन से संबंधित है ना, सेरी कल्चर रेशम पालन से हो जाएगा आपको, रेशम कीट पालन। और आपका पीसी कल्चर हो जाएगा आपको मछली पालन से संबंधित हो जाएगा। टिश्यू कल्चर जो होता है वो पेड़ पौधे से संबंधित होता है आपका।
चलिए अगला प्रश्न है आपको कि फोटोग्राफी में, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, फोटोग्राफी में जो अम्ल का प्रयोग होता है वो किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो आंसर क्या होगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल। किसका, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत रहे तो बताया कीजिए। नेक्स्ट है कि आयोडीकृत लवण में क्या रहता है, बताइए। आयोडीकृत लवण में रहता है तो मुक्त आयोडीन, कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, क्या रहता है, तो 143 का हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर डी नंबर, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा आपको काफ़ी गंदा हो गया है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीकृत लवण में रहता है आपका। नेक्स्ट है कि नाखून काटने पर दर्द नहीं होता। जी हाँ, आप नाखून काटे होंगे तो क्या दर्द होता है आपको, बिल्कुल नहीं होता है ना। बच्चे लोग को काटिएगा तो गुदगुदी होता है। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्यों नहीं होता है दर्द, बताइए। ऑप्शन पढ़िए, 4 ऑप्शन, और इसका जल्दी से जवाब दीजिए, है ना। आप कभी भी चारों ऑप्शन बिना पढ़े हुए जवाब मत दीजिएगा, सभी ऑप्शन पढ़ने के बाद ही जवाब दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं तो गलती होने का चांस बना रहेगा, और क्योंकि आपको निगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन कह रहा है कि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचारण नहीं होता है, तो बिल्कुल सही लग रहा है आपका, है कि नहीं। रक्त संचारण होता है, इसमें नहीं होता है, और ये मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर यही हो जाएगा। ठीक है, आप लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ करके ही जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, नाखून कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, इसमें कुछ नहीं, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि नाखून जो है मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिसमें रक्त संचारण नहीं होता, इस वजह से वो दुखता नहीं है काटने से। नेक्स्ट है कुनैन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुनैन जो है ये मलेरिया के इलाज में प्रयोग किया जाता है ना। कुनैन जो है ये मलेरिया जब हो जाए तो उसके इलाज में प्रयोग होता है। सिनकोना पादप के किस भाग से आता है, कुनैन जो है ये सिनकोना के छाल से निकाला जाता है दोस्तों, आंसर हो जाएगा छाल से, पत्ता से नहीं, जड़ से भी नहीं है, पुष्प से नहीं, सिनकोना के छाल से कुनैन जो है ये मलेरिया का दवा है आपका, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि छाल से बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 146 नंबर, कह रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है। देखिए डीएनए का प्रयोग कहाँ करते हैं, अगर कोई चोर पकड़ा जाए तो डीएनए का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं, और किस लिए करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है डीएनए का प्रयोग। कह रहा है कि केवल न्यायालयी छानबीन में, सहायक वैज्ञानिकों के परीक्षण में, केवल पैतृक विवाद में, केवल संकटापन्न प्राणियों के संरक्षण में, उपयुक्त सभी क्षेत्र में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी क्षेत्र में हो जाएगा, है ना। इसको संकटापन्न प्राणियों के रक्षण में भी डीएनए का उपयोग होता है। पैतृक विवाद अगर हो जाए, आपको विवाद पता चले कि ये जमीन किसका है तो डीएनए टेस्ट करके पता चल जाएगा कि ये किसका है ना, माता पिता इसके कौन थे, है कि नहीं। और न्यायालयी छानबीन में भी इसका उपयोग किया जाता है कभी कभी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। देखिए अभी भी बहुत लोग लाइक नहीं किए हैं, इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, लाइक कीजिए ना भाई, हाँ और लाइक कीजिए। चलिए प्रश्न है आपका 147 की ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है। जी हाँ, ऑक्सीजन जो है जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है ये कहाँ से आती है, जल से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, क्लोरीफिल से आती है, या फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आती है। तो ये जो आती है वो जल से आती है आपका, है ना, प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है ऑक्सीजन, और ये कहाँ से आती है तो जल से आती है, आंसर हो जाएगा आपका 47 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 148 कि निम्न मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है। जी हाँ, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा है आपको, है ना, पुष्पकलिका वो है आपको लौंग, है ना, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। और ये एक सदाबहार पौधा है जिससे आपको ये पुष्पकलिका से सुखा करके बनाया जाता है आपको लौंग। ठीक है, चलिए, और ये कहाँ उत्पादन होता है दोस्तों, तो केरल वगैरह में, है ना, क्योंकि केरल में ही तो सदाबहार वन है और ये सदाबहार जंगल में ही पाया जाता है आपको लौंग, है ना, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 149 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि कणीय तत्व क्या है। जी हाँ, कणीय तत्व क्या है, तो 149 का हो जाएगा ये वायु प्रदूषक होता है कणीय तत्व, आंसर नंबर बी। और अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है 150 नंबर कि निम्न में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है। जी हाँ, बताइए कौन सा इसमें अनुवांशिक रोग नहीं है। अनुवांशिक का मतलब होता है ना कि अगर आपके फैमिली में किन्हीं को है तो वो रोग आपको भी हो सकता है। जी हाँ, तो रतौंधी जो है ये अनुवांशिक नहीं होता है, हीमोफीलिया आपको अनुवांशिक है ना, रंजकहीनता ये भी अनुवांशिक है, और वर्णांधता ये भी अनुवांशिक होता है। लेकिन जो रतौंधी होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है और ये आपको अनुवांशिक रोग नहीं है आपका। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका आपको आंसर दे दिया गया है नीचे, आप इसको आंसर मिला लीजिएगा और इसको टेस्ट के रूप में आप दीजिएगा, है ना, पूरा वीडियो देखने के बाद। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए
तो आपको इस नंबर पर 351 रुपये का सिर्फ एक बार आपको पेमेंट करना है, और उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए आपको PDF, वीडियो नोट्स इत्यादि सभी चीज़ आपको मिलते रहेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में इसी नंबर पर। तो आपको करना ये है कि पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है ना। ये जो आपको पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है कि गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं आप, और भी कुछ अगर आपके पास हो अमेजन पे कर सकते हैं। और इसका पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप इसी नंबर पर आप भेज दीजिएगा, जहां आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और सारा मटेरियल आपको वहां पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कैरियर परिवार यूट्यूब चैनल, तो इसको आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आज इतना ही। और सीटेट की क्लास भी चल रही है हमारे यहाँ, तो सीटेट में अगर एडमिशन नहीं अभी तक लिए हैं तो एडमिशन ले लीजिए, और इसका क्लास आप लोग की शुरुआत हो गई है तो इसको क्लास आप करते रहिए। और चलिए, आज का जो टेस्ट था वो टेस्ट था आपका 41 नंबर। यहाँ हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 प्रश्न देखे, कुछ करेंट भी देखे, कुछ हिस्ट्री का देखे, कुछ ज्योग्राफी देखे, पॉलिटी देखे, बिहार से संबंधित देखे, आपका रीजनिंग देखे, मैथ देखे, है ना। तो ये टेस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और 9 बजे आपका डेली क्लास होता है दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, और धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर।